गर्ल्स अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसे कि हिंदी में व्यापार की शर्तें कहा जाता है। व्यापार की शर्तें हमने तुलनात्मक लागत सिद्धांत पढ़ा है। हमने देखा है कि कौन सा राष्ट्र किस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। विशिष्टीकरण के बाद ये तो तय हो जाता है कि किस राष्ट्र किस वस्तु का निर्यात करेगा और कौन सा राष्ट्र किस वस्तु का आयात करेगा। लेकिन इसके साथ ही प्रश्न उठता है कि कितनी मात्रा में किसी वस्तु का निर्यात करेगा और उसके बदले में कितना वो आयात प्राप्त करेगा। तो ये जो शर्त है कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है कि किस दर पर आयात और निर्यात, कितने निर्यात के बदले में उसे कितना आयात प्राप्त होगा या कितने आयात के बदले में वो कितना निर्यात करेगा, ये जो शर्तें होती हैं ये शर्त व्यापार की शर्त कहलाती है। डेफिनेशन कहते हैं कि व्यापार की शर्त से अभिप्राय उस दर से है जिस पर एक देश की वस्तुओं को दूसरे देश की वस्तुओं के साथ विनिमय किया जाता है। तो एक तरीके से इसको देखा जाए तो निर्यातों की क्रय शक्ति को हम टर्म्स ऑफ ट्रेड या व्यापार की शर्तें कहते हैं। कि आपने 1 किलो चावल दिए और उसके बदले में आपको 1.5 किलो गेहूँ मिले, तो ये आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड है। तो 1 किलो चावल की जो मात्रा मूल्य है वो कितना है, 1.5 किलो गेहूँ है। तो ये असल में क्या है, निर्यातों की आयातों के रूप में, मुद्रा के रूप में नहीं। आप चीनी का मूल्य कहेंगे कि 20 रुपये किलो है, तो 20 रुपये की परचेजिंग पावर हो गई 1 किलो चीनी। यहाँ पर परचेजिंग पावर किसकी है, निर्यात की है, और किस रूप में है, आयातों के रूप में है। तो ये आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड है। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड को मापा कैसे जाता है, कौन कौन से तरीके हैं। तो विभिन्न देशों के बीच में टर्म्स ऑफ ट्रेड को कई रूपों में मापा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी के रूप में कि इतने किलो चावल दिए उसके बदले में इतने किलो गेहूं प्राप्त किए, या इतना सामान घड़ियों के रूप में दिया गया और उसके बदले में इतना सामान शर्ट्स के रूप में प्राप्त किया गया। तो ये जो एक्सचेंज रेट जब इस तरीके से तय की जाती है तो इसे फिजिकल एक्सचेंज रेशो कहा जाता है। दूसरा तरीका हो सकता है मूल्य के रूप में उसको निकाला जा सकता है। जैसे कि ये आपका दिखा गया है, समीकरण दिया गया है। टी यहाँ पर टर्म्स ऑफ ट्रेड है, व्यापार की शर्तें हैं। PX जो है वो X हमेशा एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो निर्यातों का कीमत सूचकांक है, और जो PM है वो आयातों का कीमत सूचकांक है, और गुना में 100, इसको हम व्यापार शर्तों की सूचकांक कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एक ही समय में कई वस्तुओं का दोनों ओर से निर्यात और आयात होता है, तो कितने हम किलोग्राम और उसके रूप में नहीं करते। अगर हम वस्तुओं के रूप में, मात्रा के रूप में करें तो वो फिजिकल एक्सचेंज कहलाता है, लेकिन वो संभव नहीं होता। तो हम जब उसको किसके रूप में करते हैं, व्यापार शर्तों का निर्धारण करने के लिए हम उनकी फिजिकल क्वांटिटीज़ ना लेकर हम क्या करते हैं, उनके कीमत सूचकांक को लेते हैं। और कीमत सूचकांक का फार्मूला आपका अभी मैंने आपको बताया। व्यापार शर्तों की डेफिनेशन है, JS मिल कहते हैं कि व्यापार की शर्तें विनिमय को स्पष्ट करती हैं। अर्थात दीज आर द टर्म्स ऑफ ट्रेड इलस्ट्रेट द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ये किस पर निर्भर करता है कि व्यापार की शर्तों की परिभाषा उस दर पर है जिस दर पर किसी देश की वस्तुओं का दूसरे देश की वस्तुओं के साथ विनिमय होता है। यानी कि निर्यात का आयातों के साथ जो विनिमय होता है उस दर को हम टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो व्यापार की शर्तें अनुकूल होंगी या प्रतिकूल होती हैं, वो निर्भर करता है कि आप निर्यात ज़्यादा करते हो, आयात कम करते हो, या आप कम वस्तुओं का निर्यात करके ज़्यादा वस्तुओं का आयात कर पा रहे हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है कि कीमत सूचकांक जो है 100 से बढ़कर निर्यात कीमतों में 15% की वृद्धि होती है। यानी कि 100 से 115 हो जाता है, PX की वैल्यू 115 हो जाती है, और आयातों का कीमत सूचकांक 105 हो जाता है। तो अब यहाँ पर आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड 109 हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि व्यापार शर्तों के अनुसार निर्यातों की एक इकाई पुरानी शर्तों के तुलना में 9% अधिक आयात प्राप्त करेगी। यानी कि आपके निर्यातों के अंदर यहाँ पर कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा हुआ है, और आयातों की जो कीमत सूचकांक है उनमें कीमत परिवर्तन कम हुआ है। यानी कि अब निर्यात जो है पहले की तुलना में ज़्यादा
मात्रा में आयात कर पाएंगे, और वो कितना होगा, वो 9% अधिक, 100 के ऊपर 9 जो है आपका आयात प्रतिशत बढ़ गया है। तो यहाँ पर टर्म्स ऑफ ट्रेड आपकी क्या हो जाती हैं, क्योंकि निर्यातों की कीमतों में ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो आपकी फेवरेबल है। इसी तरीके से नीचे जो है आपका निर्यातों का कीमत सूचकांक 105 हुआ है और आयातों का 110 हुआ है। तो यहाँ पर आपका पहले 100 था, तो अब 95 जो है वो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड हो गया है, यानी कि पहले आप 100 वस्तुएं मंगवा सकते थे और अब आप 95 वस्तुएं मंगवा पा रहे हैं, यानी कि आपका 5% टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है आपके अगेंस्ट हो गया है। तो ये आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है फेवरेबल और अनफेवरेबल होती है। जब आप पहले की तुलना में ज़्यादा वस्तुएं मंगवा सकते हैं तो अनुकूल हो गई हैं, और जब पहले की तुलना में कम वस्तुएं मंगवा सकते हैं तो वो प्रतिकूल हो गई है। अब इसके लिए इन को मापने के लिए रेसिप्रोकल प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड या डेरिवेशन ऑफ ऑफर कर्व है। ऑफर कर्व ज़्यादातर आपके सिलेबस में नहीं आता, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी पड़ता है, तो फिर भी हम इसको करने की कोशिश करते हैं समझाने की। तो ऑफर कर्व क्या होते हैं? ऑफर कर्व क्या होते हैं कि कोई भी राष्ट्र अपने उपलब्ध संसाधनों और उपलब्ध स्थितियों के हिसाब से ऑफर करता है कि आप अगर हमें 10 किलो चावल देंगे तो हम आपको कितना गेहूं देंगे, अगर आप 20 किलो चावल देंगे तो हम आपको उसके बदले में कितना गेहूं देंगे। तो ऑफर कर्व क्या होता है? ये पारस्परिक मांग को प्रदर्शित करता है कि पदार्थों के एक अपने पदार्थ के रूप में एक दूसरे के पदार्थ के लिए व्यापार करने वाले दो देशों की सापेक्ष शक्ति को प्रदर्शित करता है। रिलेटिव जो है उनकी डिमांड्स को पावर्स को प्रदर्शित करता है, और ये रिलेटेड होता है मुख्य तौर पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ऑफर कर्व का जो कॉन्सेप्ट था वो जेएस मिल के द्वारा दिया गया था, और ये उस बिंदु को बताता है जिस पर व्यापार की शर्तें निर्धारित होती है। ये थ्योरी देता है कि एक्चुअल में व्यापार की शर्तें निर्धारित कैसे होती हैं। तो प्रत्येक राष्ट्र अपना ऑफर कर्व ड्राइव करता है, और जहाँ दोनों के ऑफर कर्व एक दूसरे को मिलते हैं वहाँ पर व्यापार की शर्तें निर्धारित होती है। तो ये ऊपर डेफिनेशन है, और इसकी जो मान्यताएं हैं वो क्या है कि इसको निकालने के लिए, ऑफर कर निकालने के लिए दो देश दो वस्तुएं का 2x2 का मॉडल लागू होता है। दूसरी अजम्पशन है पूर्ण रोजगार है दोनों राष्ट्रों में। तीसरी है कि दोनों देशों का साइज़ और जो शक्तियां हैं वो लगभग समान हैं। तीसरा है फोर्थ है पूर्ण प्रतियोगिता, ये ऊपर भी आ चुका है। उसके बाद है विदेशी व्यापार स्वतंत्र है, ये इसमें कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, किसी भी तरह के टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं है, और साधनों में स्वतंत्र गतिशीलता है, यानी कि वस्तु के साथ साथ साधन भी पूर्णतः गतिशील है, अर्थात इस तरह की फैक्टर मार्केट में भी कोई हिंड्रेंस नहीं है। और लास्ट है आपका थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट मार्केट में लागू है। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट आपको पता है, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। हर राष्ट्र उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसमें उसकी तुलनात्मक लाभ अधिक होगी या फिर उसकी तुलनात्मक हानि कम से कम होगी। तो जेएस मिल ने इसको पारस्परिक मांग के कर्व को निकालने के लिए कुछ विशेषताएं बताई है कि वस्तु विनिमय शर्तों में दोनों राष्ट्रों के बीच में जो वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है उनका मूल्य वस्तुओं की मात्रा के रूप में निर्धारित किया जाता है, ना कि उनकी कीमतों के रूप में। यानी कि एक वस्तु कितने किलो चावल के बदले में आपको कितने किलो गेहूं मिलेगा, यानी कि चावल का मूल्य गेहूं के रूप में, ना कि यह है कि चावल के बदले में आपको 2000 रुपये मिलेंगे और उसके बदले उसको 2000 रुपये देकर आप जो है 3000 का चावल खरीदेंगे। ऐसे नहीं होगा, बल्कि आप कहेंगे कि 10 बोरी चावल के बदले में मुझे 11 बोरी गेहूं की मिलेगी। उसके बाद है प्रत्येक देश को व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभ व्यापार की शर्तों द्वारा निर्धारित होते हैं। प्रत्येक देश को व्यापार से होने वाला लाभ व्यापार की शर्तों द्वारा, भाई उसको कितना बेनिफिट होगा वो टर्म्स ऑफ ट्रेड पर डिपेंड करेगा। उसके बाद वे सीमाएं जिनके मध्य व्यापार की शर्तें निर्धारित होती हैं देश में घरेलू लागत अनुपात द्वारा निश्चित होती हैं। उसके बाद दो सीमाओं के मध्य वास्तविक विनिमय दर व्यापार की शर्तें पारस्परिक मांग द्वारा निर्धारित होती है। मिल के अनुसार जिस बिंदु पर निर्यातों और आयातों का कुल मूल्य बराबर हो उस बिंदु पर संतुलन की स्थापना हो जाती है। इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
इसको हम डायग्रामेटिक रेसिप्रोकल डिमांड होती हैं प्रत्येक राष्ट्र की, जो उनकी मांग शक्ति और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के द्वारा शो होती है। तो हम इसको सीधा सीधा ऑफर कर्व को मार्शल और एजवर्थ ने मिल के पारस्परिक मांग सिद्धांत को ऑफर कर्व के माध्यम से इसको प्रदर्शित किया है। ऑफर कर्व क्या होते हैं? वह कर्व होते हैं जो विभिन्न कीमतों पर किसी एक देश द्वारा किसी एक वस्तु की निश्चित मात्राओं के लिए दूसरी वस्तु की दी जाने वाली मात्राओं को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें देने का वह प्रस्ताव करती है। इस बात को हम इस डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी टेबल देख लीजिए, ये ट्रेड प्रोस्पेरिटी है कि भारत के लिए व्यापार परिवर्तियाँ है। भारत 50 यूनिट चावल के बदले में 10 यूनिट देने के लिए मतलब कि सॉरी मैं आपको गलत बताऊंगी, 10 बोरी अगर भारत को गेहूं की मिलती है तो उसके बदले में वो 50 बोरी चावल की देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर व्यापार की शर्तें क्या हो जाएंगी? 5:1, यानी कि 1 बोरी के बदले में 5 बोरी चावल। उसके बाद अगर 20 बोरी गेहूं की मिलेगी तो वो 100 नहीं देगा, बल्कि वो कितने के लिए तैयार है? 8 के लिए तैयार है। जब 40 बोरी गेहूं की है तो वो 120 देने के लिए तैयार है। और जब 75 आपकी गेहूं की बोरियां से मिल रही हैं तो वो उसके बदले में 150 तैयार है। यानी कि जैसे जैसे गेहूं का आयात मात्रा बढ़ रही है उसके तुलना में जो चावल का निर्यात करने की क्षमता है भारत की, वो रेशो कम हो रही है। यहाँ पर 5 बोरी देने के लिए तैयार है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, क्योंकि गेहूं की मात्रा उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ गेहूं जो है वो बढ़ती जा रही है। शुरू में उसके पास गेहूं की मात्रा कम थी तो वो ज़्यादा देने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जा रहा है गेहूं की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो इसलिए वो गेहूं के लिए चावल के रूप में जो त्याग है निर्यात करने का, उसको वो कम करता जाएगा। सिंपल है, आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो सिद्धांत है वो बिल्कुल उसी तरीके से होता है। और ये यहाँ पर ऑफर कर्व है। ऑफर कर्व कैसे निकाला गया है? यहाँ पर भारत का ऑफर कर्व हमने निकाला है। इधर हमने वीट की मात्रा ली है और इधर राइस की मात्रा ली है। शुरू में 10 के लिए भारत 50 देने के लिए तैयार है, ये ए पॉइंट है। फिर बी पॉइंट क्या दिखा रहा है? राइस की 80 देने के लिए तैयार है। इसको नीचे जब हम मिलाएंगे यहाँ पर तो ये यहाँ पर 10 को टच कर रहा है। ग्राफ पेपर पे अगर हम इसको पूरा करें ये 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डी पॉइंट आपका पूरा 50 को रिप्रेजेंट डी पॉइंट आपका 75 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ पर 50 हो जाता है और ये 100 और इसके बीच में पूरा ये यहाँ पर आपका ये 75 चला जाता है डी पॉइंट। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ऑफर कर्व है। ये देखिए इसका झुकाव, ये ऑफर कर्व है। इसका जो झुकाव है इसका जो झुकाव है इसकी जो ये कर्व हम कहेंगे, इसकी ये कॉन्वेक्स टू द वाई एक्सिस है। कॉन्वेक्स टू द वाई एक्सिस आप जानते हैं कि इसका उभार जो है वाई एक्सिस की तरफ है। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, गेहूं के बदले में वाई का जो त्याग है, गेहूं के बदले में जो चावल का त्याग है वो घटता जा रहा है। ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस की तरफ कॉनकेव है और वाई एक्सिस की तरफ कॉन्वेक्स होता चला जा रहा है। यानी कि ये घटती दर पर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? ये जो चावल का जो त्याग है वो हर स्तर पर घटता जा रहा है। जो सेक्रीफाइस है, जो ऑफ़र है भारत का चावल का गेहूं के बदले में, वो घटता जा रहा है, घटती दर पर बढ़ रहा है। बढ़ तो रहा है कि 50 से 80, 80 से 120, लेकिन 50 से 80 बढ़ा 30, 80 से 120 बढ़ा 40, लेकिन यहाँ पर भी 20 यूनिट बढ़ी है ना। तो 10 यूनिट के लिए कितना बढ़ा? 20 बढ़ा। यहाँ पर 10 यूनिट के लिए, 10 यूनिट गेहूं के लिए 30 यूनिट चावल बढ़ा। 20 यूनिट गेहूं के लिए 40, यानी कि 10 यूनिट के लिए अगर कंपेयर करें पिछले से तो 20 यूनिट बढ़ा। यहाँ पर 35 यूनिट के लिए केवल 30 यूनिट्स जो है वो आपका चावल बढ़ा है। तो ये चावल के जो ऑफ़र है भारत की तरफ से गेहूं के बदले में, वो बढ़ तो रही है, लेकिन किस दर से बढ़ रही है? वो घटती दर से बढ़ रही है।
तो इसीलिए आपका ये जो कर्व है, ये कर्व क्या है, ये आपका वाई एक्सिस की तरफ कॉन्वेक्स है। इसी प्रकार से ये क्या है, ये आपका ऑफर कर्व है भारत का, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन अगर ये होता तो इसका मतलब ये है कि एक स्थिर दर से भारत का ऑफर जो है वो गेहूं के लिए बढ़ता जा रहा है। अब ये बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है, इसीलिए क्या है, ये वाई एक्सिस की तरफ कॉन्वेक्स है। तो अब देखिए टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे तय होती हैं, ये वो तो हमने भारत का केवल निकाला है। इसी तरीके से भारत और जापान के बीच में मान लीजिए ये व्यापार है, तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में O1 ये भारत का ऑफर कर्व है, क्योंकि भारत राइस का निर्यात कर रहा है, वीट का आयात कर रहा है। और दूसरी तरफ क्या है, जापान तो नहीं लेंगे, जापान में वीट नहीं होता है। आप इसको कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ या श्रीलंका के साथ, हम इसको कर सकते हैं कि भारत जो है वीट का एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडिया जो है वीट में नंबर 1 है एक्सपोर्टर प्रोड्यूसर, फिर भी चलिए इसको ले लेते हैं, या यूएसए ले लेते हैं, यूएसए से वीट का इंपोर्ट कर रहा है भारत। ये जो ON है ये आपका यूएसए का ऑफर कर्व है, ये यूएसए का ऑफर कर्व है जो वीट का निर्यात कर रहा है और राइस का आयात कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए अब क्या है कि भारत जो है A1N क्वांटिटी राइस की देने के लिए तैयार है, इसको हम B2 कह सकते हैं, B2 गेहूं के बदले में। जबकि इस क्वांटिटी पर जो यूएसए है वो इतना गेहूं देने के लिए तैयार है। उसका ऑफर कर्व ये है ना, इतने गेहूं के बदले में वो क्या चाह रहा है कि इतना चावल मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर टर्म्स ऑफ ट्रेड उनकी इक्वलिटी में नहीं हुई, तो भारत को भी बेनिफिट दिख रहा है। तो ये जो लाइन है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, देखिए चित्र नंबर 2 में देखिए O1 और ON क्रमशः भारत और नेपाल लिया है इन्होंने, दोनों के एक दूसरे के ऑफर कर्व हैं, और ऑफर कर्व दोनों को एक दूसरे पर इस बिंदु पर E बिंदु पर कट रहे हैं। तो इस O से लेकर E बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन है ये असल में क्या तय करती है, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड तय करती है। अगर ये टर्म्स ऑफ ट्रेड क्यों तय करती है, संतुलन को बताता है। भारत गेहूं की OB मात्रा के बदले में, गेहूं की OB मात्रा के बदले में OA क्वांटिटी चावल की देने के लिए तैयार है। इस बिंदु पर भारत की नेपाल के लिए मांग नेपाल की भारत के लिए चावल की मांग के बराबर है। भाई जितना नेपाल देना चाहता है भारत उतना लेना चाहता है, और जितना भारत देना चाहता है उतना नेपाल लेना चाहता है। OE रेखा पर E बिंदु के बाद दोनों देशों में व्यापार करने के लिए तैयार हैं। E बिंदु के बाद दोनों व्यापार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ असंतुलन हो जाता है। अब देखिए E1 बिंदु है यहाँ पर, ये कहता है कि E1 बिंदु पर व्यापार संतुलन असंतुलन को व्यक्त करता है। क्यों? इस बिंदु पर भारत नेपाल से गेहूं की A1M मात्रा, गेहूं की इतनी मात्रा चाहता है जैसा कि मैंने अभी बताया, और उसके बदले में चावल की OA1 क्वांटिटी वो देने के लिए तैयार है। परंतु नेपाल गेहूं की, नेपाल कितना चाहता है, नेपाल गेहूं की इतनी मात्रा के बदले में इतनी मात्रा देने के लिए तैयार है। इसका अर्थ है कि नेपाल OA जो कि भारत चाहता है उसके बदले में अधिक गेहूं देने के लिए तैयार है। ठीक है, एक्सेस ऑफर है तो स्वाभाविक है भारत कोशिश करेगा कि मैं और ज़्यादा व्यापार करूं, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा ऑफ़र मिल रहा है। तो इस तरीके से करते करते दोनों एक दूसरे के ऑफ़र्स को वो करने के लिए और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए यहाँ पर ई से आगे ना तो नेपाल आगे व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करेगा और ना ही भारत जो है नेपाल व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये अतिरिक्त मात्रा की प्रस्तुति दोनों देशों द्वारा स्वीकार की जाएगी और इस प्रकार उनके व्यापार का परिमाण बढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे करके संतुलन बिंदु ई पर पहुंच जाएंगे, जहां दोनों देशों के द्वारा E1 से स्टार्ट होकर ये धीरे धीरे करके ई बिंदु तक ये पहुंच जाएंगे।
क्योंकि दोनों को एक दूसरे के ऑफ़र बड़े लुक्रेटिव लग रहे हैं। लुक्रेटिव का मतलब फ़ायदेमंद लग रहे हैं, तो वो और लेने और मुनाफा या और जो अतिरिक्त एक्सेस ऑफ़र है उसको प्राप्त करने के लिए वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और धीरे धीरे करके क्या होगा, वो ई बिंदु पर चले जाएंगे, लेकिन ई बिंदु के बाद वो आगे अपने व्यापार को नहीं बढ़ाएंगे। और अंततः क्या होगा कि इस प्रकार से नेपाल की खड़ी ऑफर कर्व ओ वाई अक्ष के समांतर हो जाने पर यह बतलाएगी कि नेपाल इस बिंदु के बाद गेहूं को चावल के साथ विनिमय नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसके पास सफिशेंट चावल हो गया है और भारत के पास सफिशेंट गेहूं हो गया है। जीएस मिल के इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है कि ये पारस्परिक मांग का सिद्धांत पूर्ति पक्ष को, सप्लाई को, कि ठीक है हम इतना चावल देने के लिए तैयार है ये है, लेकिन वो चावल कैसे उत्पादित किया जाएगा, क्या हमारी क्षमता है उस चावल की मात्रा को बढ़ाने की, ये उसके बारे में कोई बात नहीं करता। दूसरा, ये इस सिद्धांत केवल वस्तुओं के लेन देन को ध्यान रखता है, ये मौद्रिक पक्ष को ध्यान नहीं रखता। तो आज के लिए गर्ल्स मैं सिर्फ ये यहीं पर इसको रोक रही हूँ। आपका ऑफर कर्व का कंसेप्ट है, उसके बाद आपका इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड, वो मैं अगली वीडियो में आपको भेज दूंगी। तो ये इसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से व्यापार की शर्तों के ये जो 7 टाइप आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऑफर कर्व क्या होते हैं या व्यापार की शर्तें क्या होती हैं, इसका आपका 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार पूरा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, व्यापार शर्तों से आप क्या समझते हैं, व्यापार शर्तों के विभिन्न प्रकार बताइए, तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन आपको उसको देख लेना है। 7 के 7 पॉइंट आपको उसमें लिखने होते हैं, तो ये पूरा आपको उसमें एक्सप्लेन करना होता है। तो अभी के लिए आप 2 नंबर के हिसाब से और 8 नंबर के हिसाब से ऑफर कर्व को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगला जो है सेकंड पार्ट आपका इस सेकंड वीडियो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा।